हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे समकालीन भारत एवं शिक्षा का टॉपिक। इस बुक का कोर्स कोड है E101। तो आज का टॉपिक है हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन। आइए यहाँ पर देखते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन किस तरह से बताया गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन संबंधी सुझाव दिए। पिछली वीडियो में बताया गया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए हुए हैं और माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय में क्या क्या परिवर्तन किए। फिर इसी के साथ उनके शैक्षिक स्तर के उन्नयन संबंध में भी अनेक सुझाव दिए हैं। तो उसके अधिकतर सुझाव बहुत अच्छे साबित हुए हैं। उन्हें हम उनकी विशेषताएं अथवा गुण कहते हैं। तो जो अच्छी बातें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषताएं और गुण कहा जाता है। यहाँ इस आयोग के कुछ गुण और कुछ दोष प्रस्तुत हैं। यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं हम इसके गुणों की। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के गुण क्या हैं? अब कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुतियों के मुख्य गुण निम्नवत हैं। पहला ये है कि प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निर्माण। तो क्या बताया पहला पॉइंट कि प्रत्येक प्रांत में, हर एक प्रांत में क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो है निर्माण कराया जाए। ये पहला गुण है। दूसरा गुण देखते हैं हम यहाँ पर, माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी व गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों का शिक्षण मातृभाषा के माध्यम से करना। तो ये पिछली वीडियो में बताया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने क्या कहा है माध्यमिक स्तर पर कि अंग्रेजी और मैथ गणित को छोड़कर क्या है, बाकी सभी विषय कैसे होने चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाने चाहिए। थर्ड पॉइंट आपको ये बताया है कि विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराकर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना। तो थर्ड पॉइंट भी आपको याद हो जाएगा कि विश्वविद्यालय जो है बहुत बड़े विश्वविद्यालय होते हैं और इनको क्या है? सरकारी नियंत्रण से क्या है? मुक्त कराकर उन्हें अपनी स्वायत्तता प्रदान करना। अब यहाँ पर देखते हैं कि फोर्थ गुण क्या है। विश्वविद्यालयों में कोर्ट और कार्यकारिणी परिषदों का निर्माण और उनमें प्राध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि विश्वविद्यालयों में अध्ययन बोर्ड और विद्युत परिषदों का निर्माण होना चाहिए। अध्ययन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए और किसका? विद्युत परिषदों का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पे शिक्ष गुण ये है कि विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना होनी चाहिए कि अलग अलग तरह के विभाग खोले जाएं वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, कृषि, विधि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शिक्षक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर आप लोग देखते होंगे BA B.Ed करते हैं तो उसके लिए क्या अलग से क्या है? प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे भी बताया है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जैसे कि कृषि हो गई, विधि हो गई, चिकित्सा हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, चिकित्सा मतलब कि डॉक्टरी की पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो गई और शिक्षक प्रशिक्षण हो गया, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये बताया गया है कि विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विभागों की स्थापना और शारीरिक शिक्षा संचालकों की नियुक्ति भी होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों के अंदर माध्यमिक शिक्षा यहाँ पे नहीं बताया है कि विश्वविद्यालय बताया है। विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विभाग और शारीरिक शिक्षा संचालकों की नियुक्ति के बारे में बताया कि ये होने चाहिए। आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है ये। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके दोषों के बारे में। इस आयोग की कुछ संस्तुतियां ऐसी थी जो उस समय भले ही ठीक रही हो परंतु आज की दृष्टि से पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। लेकिन समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है। ऐसा नहीं है कि आज जो चीज सही है वो आगे भी चलकर सही हो। तो इसी तरह से आयोग की कुछ संस्तुतियों में क्या है? विशेषताएं थी, उसके गुण थे, लेकिन आगे अब जो है उसमें कुछ दोष नजर आने लगे हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से दोष यहाँ पे बताए गए हैं। पहला यह है कि माध्यमिक स्तर पर पर्दा स्कूलों की स्थापना। पहला दोष क्या बताया इसने? पर्दा स्कूलों की स्थापना। इसका आप पॉइंट भी बना सकते हैं। ऐसा पूरी तरह से किया ही नहीं जा सका। यदि किया गया होता तो संभव है मुसलमानों में स्त्री शिक्षा बढ़ जाती। आज भी जो है मुसलमान लोग लड़कियों को जो है बहुत कम स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। वे वर्तमान समय की तुलना में अधिक जागरूक हो पाती।
कि आज अगर लड़कियां पढ़ जाती, पर्दा प्रथा, जो पर्दा स्कूल खोले गए, अगर उसमें मुसलमान स्त्रियां पढ़ जाती तो वो जागरूक हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको भी एक दोष बताया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे दोष की, विश्वविद्यालयों में पर्दानशी युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था। तो यह केवल 2 से 3 विश्वविद्यालयों में ही की जा सकी। यदि वह व्यवस्था उस समय सभी विश्वविद्यालयों में करा दी गई होती तो मुसलमान महिलाएं संभव है प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ जाती, ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत होती। क्या बताया कि यहाँ पे पहले क्या था कि बहुत कम लोग अपनी बेटियों को भेजते थे मुस्लिम लोग, लेकिन यहाँ पहले 2-3 विश्वविद्यालय ही खोले गए थे, तो बहुत कम लोग ही उनमें जा पाते थे। तो अब अगर एक सरकार ऐसा कर देती कि विश्वविद्यालय ज्यादा से ज्यादा खोले जाते जिनमें महिलाएं पर्दा नशी जो युवतियां पढ़ सकती, तो उसमें क्या है, महिलाएं ज्यादा संभव हो पाती और प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ पाती और अपने ऊंचे ऊंचे पदों पर भी कार्यरत हो पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ विद्वान इस आयोग की आलोचना यह कहकर भी करते हैं कि इसने भारतीय विश्वविद्यालयों को, किसको, भारतीय विश्वविद्यालयों को और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विकसित करने का सुझाव दिया। तो बहुत से जो है विद्वान क्या कहते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय किसकी तरह खोले गए, किसके आधार पर खोले गए, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर खोले गए। तो ये भी इसका एक दोष माना गया है। अब बात करते हैं फोर्थ दोष की, कि चौथा दोष क्या है। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि इस आयोग ने मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का सुझाव देकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्होंने मुसलमान की शिक्षा को महत्व अधिक देने के लिए कहा कि मुसलमान लोग जो है अपनी बेटी को नहीं पढ़ाते हैं, पर्दे में रखते हैं, तो उनके लिए स्कूल बना दिया जाए, कॉलेज बना दिया जाए। लेकिन इससे क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे बढ़ने का डर हो गया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। अब बात करते हैं इसकी समीक्षा की, कि समीक्षा किस तरह से की गई है इसकी, कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सैडलर आयोग की संस्थितियों का बड़ा महत्व रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा जो महत्व रहा है किसका रहा है, सैडलर आयोग का रहा है। एक बार आयोग की संस्थितियों के अनुसार माध्यमिक कक्षाओं को हाई स्कूलों के साथ संबंध किया गया और हाई स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण के लिए शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। तो यहाँ पे क्या बताया कि पहली बार सैडलर आयोग ने कहा था कि पहली बार क्या हुआ कि माध्यमिक कक्षाओं को हाई स्कूल के साथ जोड़ा गया और हाई स्कूल को माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण के लिए शिक्षा बोर्ड की स्थापना भी हुई। इसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों की शिक्षा का जो स्तर है वो ऊंचा उठ गया। कि देखिए, अगर नीचे की क्लासों में अच्छी तरीके से पढ़ाई हो और बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आए तो क्या है, बच्चे अच्छी तरह सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और उत्सुक रहेंगे तो उनको क्या है, सीखने की चाह जगेगी कि हाँ ये किस तरह से लिखा है, किस तरह से बनाया है, किस राइटर ने लिखा है इसको। तो इस तरह से विश्वविद्यालय तक आते आते उनकी जो सोच समझ है वो काफी हद तक जो है विकसित हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि विश्वविद्यालयों की स्तर ऊपर उठ गया था। तब उनके अनुसंधान तथा खोज कार्य को प्रोत्साहन मिला। अनुसंधान होता है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली जो है खोज कार्य को प्रोत्साहन मिला, एक्सपेरिमेंट को जो है प्रोत्साहन मिला। अनुसंधान का मीन्स होता है एक्सपेरिमेंट। उनके आंतरिक शासन में काफी सुधार हुआ। विश्वविद्यालयों का संगठन मजबूत और ठोस होने लगा। अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के, अंतर विश्वविद्यालय बताइए जो कि विश्वविद्यालय के अंदर है, या 2 तरह के विश्वविद्यालय बताए थे ना आपको। तो अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना एक नया ही कदम था। तो क्या है, एक नया कदम कौन सा था, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना करना। इससे विश्वविद्यालयों को एक दूसरे की समस्याओं तथा शिक्षा संबंधी विषयों पर एक साथ मिलकर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये क्या है, एक साथ मिलकर काम करने लगे। पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र जैसे नए विषय को भी स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या है, एक पाठ्यक्रम में एक और विषय जोड़ दिया गया जिसका नाम शिक्षा शास्त्र रखा गया। प्रोफेसर तथा रीडर आदि उच्च पदों की नियुक्तियों में भी औचित्य का स्थान बढ़ा। तो प्रोफेसर और रीडर के जो पद थे उनकी नियुक्तियां भी बढ़ने लगी। और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था का सुझाव देकर आयोग ने विद्यार्थियों के संपूर्ण हित
या समूचे विकास की ओर भी आकर्षित किया। तो इसलिए भी क्या है, उनकी हेल्थ के बारे में भी सोचा गया। इस प्रकार आयोग ने विश्वविद्यालयों को वास्तविक रूप में उच्च शिक्षा के केंद्र बनाने की संस्तुति की, उच्च शिक्षा का केंद्र बना दिया गया और उनमें फिर से प्राण फूंकने का प्रयास किया गया। उन्हें अधिक सजीवता प्रदान की गई। तो पढ़ाई कैसी हो गई, अब बिल्कुल सजग हो गई, सजीव हो गई कि हाँ प्रैक्टिकली सोचने लगे बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाने लगा, सिर्फ रट्टा नहीं लगवाया जाता था। तो इस तरह से क्या है, सजीवता प्रदान की गई। उच्च शिक्षा को एक नवीन दृष्टिकोण दिया गया। उच्च शिक्षा को क्या मिला, एक नया दृष्टिकोण मिला। मातृभाषा के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। परंतु फिर भी यह कहना पड़ेगा कि आयोग ने जिस महत्वाकांक्षा को अपनी संस्तुति में व्यक्त किया वह सुंदर होते हुए भी बहुत कुछ अंशों में स्वप्न मात्र रही कि कुछ तो बातें उसकी सही थी बिल्कुल, और कुछ बातें बिल्कुल अच्छी रही जो कि उसकी विशेषता या गुण बने और उनको अपनाया भी गया। लेकिन कुछ स्वप्न मात्र रह गई, मतलब कि कुछ संस्तुतियां ऐसी थी जिनको अपनाया नहीं गया, क्योंकि उनकी बहुत सी संस्तुतियां समय के अनुकूल नहीं थी। क्या थी, समय के अनुकूल नहीं थी। उनके लिए परिस्थितियां और वातावरण जो है अनुकूल नहीं था, कि ये ऐसा नहीं था कि आज की परिस्थिति के अनुसार वो ठीक हो। वे समय से आगे चले और माध्यमिक शिक्षा पर से शिक्षा विभाग का नियंत्रण हटाकर उसे बोर्ड के नियंत्रण में लाना समय अनुकूल नहीं था, कि उस समय बोर्ड बनाया गया है वो समय के अनुकूल नहीं था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के आदर्श पर कलकत्ता विश्वविद्यालय का संगठन भी समय को देखते हुए व्यवहारिक नहीं था। जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज स्कूल खोले गए वो कलकत्ता विश्वविद्यालय संगठन की तरह थे, लेकिन ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं था। माध्यमिक कॉलेजों की स्थापना पे परिस्थितियों के अनुसार नहीं थी। फिर भी रिपोर्ट का स्वयं में बड़ा महत्व था, फिर भी इसको काफी हद तक जो है महत्व मिला। इसके आधार पर ही भारत में मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ तथा हैदराबाद ने, ये नाम आपको याद रखने हैं कि मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में स्थानीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो लेकिन भारत में हुई, इन जैसे जो कॉलेज खोले गए वो भारत में खोले गए तथा उच्च व माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन भी हुआ। माध्यमिक शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने से क्या हुआ कि उनमें प्रशासन में जो है सुधार भी हुआ। क्या, माध्यमिक शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किया तो उनमें सुधार भी हुआ। माध्यमिक स्तर की शिक्षा का जो माध्यम था, माध्यमिक शिक्षा का क्या माध्यम रखा गया, मातृभाषा को बनाया गया। भारतीय बच्चों की एक बड़ी समस्या का हल हुआ व माध्यमिक शिक्षा का प्रसार हुआ। माध्यमिक शिक्षा जो है तेजी से बढ़ने लगी और बच्चों की समस्या भी सुलझ गई, क्योंकि बच्चों को बोला जाता था कि इंग्लिश मीडियम है तो बच्चे काफी हद तक डर जाते थे और उन स्कूलों में जाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए क्या है, इनकी समस्या का भी एक हल हुआ। विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने से विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में सुधार हुआ कि वे भी अपने कार्य को समझने लगे। विश्वविद्यालयों में अध्ययन बोर्ड और विद्युत परिषदों के निर्माण से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में क्या है, परिवर्तन हुए, उनमें विकास भी हुआ और साथ ही परीक्षा प्रणाली आदि में सुधार के लिए क्या है, प्रयत्न किए गए। तो यहाँ पे परीक्षा प्रणाली में भी सुधार किया गया और विश्वविद्यालयों में विभाग की स्थापना से स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने और शोध कार्य की व्यवस्था करने में होड़ सी लग गई। अब क्या है, हर कोई विश्वविद्यालय क्या चाह रहा था कि हमारे स्कूल में क्या है, स्नातकोत्तर कक्षाएं खोली जाए और उसमें क्या है, शोध कार्य मतलब कि प्रैक्टिकल भी किए जाए और एक्सपेरिमेंट भी किए जाए। ये दोनों कार्य तेजी से शुरू हुए और साथ ही विश्वविद्यालय में जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम विधि, चिकित्सा और इंजीनियरिंग आदि शुरू किए गए और शारीरिक शिक्षा विभाग खोलने से खेलकूद की उत्तम व्यवस्था भी शुरू हुई। तो यहाँ पे खेलकूद के लिए भी जो है पार्क बना दिए गए, हॉल बना दिए गए। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कुछ दोषों के बावजूद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने हमारे देश की
विश्वविद्यालय शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है? किसने? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने डाला है। मेयो के शब्दों में कहा जाए तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सूचना और सुझावों का एक निरंतर स्रोत है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका अपरिमित महत्व है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का काफी महत्व रहा है हमारी भारतीय शिक्षा में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।